हेलो डॉक्टर्स। तो हमने न्यूप्लेसिया का सीरीज स्टार्ट किया था जिसमें आज का हमारा टॉपिक है कार्सिनोजेनेसिस एंड मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर। तो बेसिकली हम ये समझना चाह रहे हैं कि कैसे एक नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। इसके पीछे का मॉलिक्यूलर बेसिस आज हम जानेंगे। और अगर हम बात करें कि इस नॉर्मल सेल के ट्यूमर सेल या कैंसर सेल में कन्वर्ट होने का जो रीजन होता है वो होता है रोल ऑफ जेनेटिक एंड एपीजेनेटिक अल्ट्रेशन। यानी कि जेनेटिक एंड एपीजेनेटिक अल्ट्रेशन की वजह से जो हमारी नॉर्मल सेल है वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो जाती है। अब इस जेनेटिक अल्ट्रेशन और एपीजेनेटिक अल्ट्रेशन का मतलब क्या है जो किसी नॉर्मल सेल को कैंसर सेल में कन्वर्ट कर रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक अल्ट्रेशन के बारे में। तो जेनेटिक अल्ट्रेशन का मतलब होता है चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस। यानी आपका जो डीएनए है, जेनेटिक मटेरियल है, उसमें म्यूटेशन हो रहा है, आपके जीन्स के अंदर म्यूटेशन हो रहा है। ऐसा हो सकता है कि उनके जो कोडोन्स हैं उनके सीक्वेंस में चेंज हो रहा हो। यानी किसी भी तरह का म्यूटेशन अगर आपके जेनेटिक मटेरियल में देखने को मिलता है तो वो कैंसर कॉज कर सकता है। ये जो जेनेटिक अल्ट्रेशन होते हैं इनहेरिटेड होते हैं, यानी कि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास आउट कर सकते हैं। और ये मोस्टली परमानेंट चेंज होते हैं, यानी कि ये रिवर्सिबल नहीं हो सकते कि आपका अगर म्यूटेशन हो गया है तो वापस आपका जो हेल्दी नॉर्मल जीनोम था वो आप रिगेन कर सके मोस्ट ऑफ केसेस में। अब अगर हम बात करें एपीजेनेटिक अल्ट्रेशन क्या होता है, तो अगर आपका जेनेटिक मटेरियल में कोई म्यूटेशन नहीं हुआ है, यानी आपका जेनेटिक मटेरियल एकदम ठीक है, लेकिन आपका जो जीन है वो प्रॉपर्ली अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, तो इस प्रॉब्लम को बोलते हैं एपीजेनेटिक अल्ट्रेशन। देखो ऐसा क्या होता है समझिएगा। अगर किसी पर्सन के पास टॉलनेस का जीन है, टॉलनेस का जीन है, तो ये हमेशा जरूरी नहीं होता कि वो टॉल ही होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि टॉलनेस का जीन है तो टॉल क्यों नहीं होगा। देखो सिर्फ जीन होना ही काफी नहीं होता। इस जीन को प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करने के लिए, यानी इसको प्रॉपर ग्रोथ हार्मोन बनाने के लिए जो टॉलनेस प्रोड्यूस करेगा, इसको एक सुटेबल इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट चाहिए होता है। अब अगर ये पर्सन जिसके पास टॉलरेंस का जीन है ये प्रॉपर न्यूट्रिशन ना ले रहा हो, प्रॉपर अमीनो एसिड्स जो ग्रोथ हार्मोन को बनाने के लिए नेसेसरी है वो इसके पास ना पहुंच रही हो, तो फिर ये कैसे टॉलरेंस शो करेगा। तो यानी किसी जीन का प्रेजेंट होना ही काफी नहीं होता है, उस जीन का एक्सप्रेस होना भी, एक प्रॉपर्ली एक्सप्रेस होना भी जरूरी होता है। बस जीन का प्रॉपर्ली एक्सप्रेस करना इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट दोनों पे डिपेंड करता है। तो अगर जीन को किसी भी तरीके से इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो उसकी वजह से एपीजेनेटिक अल्ट्रेशंस आएंगे और उसकी वजह से भी हमारी जो सेल है वो नॉर्मल फंक्शन नहीं परफॉर्म कर पाएगी और वो कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकती है। ये जो एपीजेनेटिक अल्ट्रेशन है ये भी इनहेरिट हो सकते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, बट ये पॉसिबली रिवर्सिबल होते हैं एज कंपेयर टू जेनेटिक अल्ट्रेशन के। एपीजेनेटिक अल्ट्रेशन के और क्या कॉजेज होते हैं, तो आपने ट्रांसक्रिप्शन में डीएनए मिथाइलेशन का प्रोसेस पढ़ा होगा, वहां पे अल्ट्रेशन हो सकता है। और जो डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन होती है उसके अंदर भी मॉडिफिकेशन होता है, तो वो भी एपीजेनेटिक अल्ट्रेशन के अंदर आएगा। तो ये तो हमने बात करी कि जेनेटिक अल्ट्रेशन और एपीजेनेटिक अल्ट्रेशन क्या होते हैं जिनकी वजह से कार्सिनोजेनेसिस हो सकता है, यानी कि नॉर्मल सेल कैंसर सेल में कन्वर्ट हो सकती है। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर को हम और ज्यादा डिटेल में स्टडी करेंगे, उससे पहले हम कुछ चीजें समझ लेते हैं कि ये प्रोटो ऑन्कोजीन और ऑन्कोजीन क्या होते हैं। तो प्रोटो ऑन्कोजीन हमारी बॉडी के नॉर्मल जीन्स होते हैं। हमारी बॉडी के नॉर्मल जीन्स जो हमारी बॉडी की सेल्स की नॉर्मल ग्रोथ करवाएंगे, सेल्स का नॉर्मल डिफरेंशिएशन करवाएंगे और उनको सर्वाइव करवाएंगे, उन जीन्स को हम प्रोटो ऑन्कोजीन्स बोलते हैं। बेसिकली प्रोटो ऑन्कोजीन्स हमारी बॉडी के नॉर्मल जीन्स है जो हमारी बॉडी की सेल्स का नॉर्मल ग्रोथ, डिफरेंशिएशन एंड सर्वाइवल पॉसिबल करते हैं। जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स है वो प्रोटीन्स बनाते हैं, क्योंकि आपको पता है जीन से एमआरएनए बनेगा और एमआरएनए से क्या बनेगी, प्रोटीन बनेगी, ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो प्रोटो ऑन्कोजीन्स जो होते हैं वो प्रोटीन्स बनाएंगे और ये प्रोटीन्स क्या करती हैं, हमारी जो सेल्स हैं उनका प्रॉपर सेल डिवीजन कराती हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन्स हमारी बॉडी के प्रॉपर सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं, उनको रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो अननेसेसरी एपोप्टोसिस को रोकते हैं। तो एपोप्टोसिस आपने पढ़ा होगा, प्रोग्राम सेल डेथ। अगर किसी सेल का फंक्शन ओवर हो जाता है या फिर किसी सेल के अंदर एक्सेसिव न्यूक्लियर डैमेज हो जाता है, ठीक है, मान लो ये कोई सेल है और ये इसका न्यूक्लियस है, मान लो इस सेल का फंक्शन था वो ओवर हो गया, तो आउटसाइड एनवायरनमेंट से इस सेल के पास एक मैसेज आता है कि अब तुम्हारा फंक्शन खत्म हो चुका है, तुम अब क्या कर लो, सुसाइड कर लो, प्रोग्राम सेल डेथ कर लो। तो इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस। या फिर कभी कभी ऐसा होता है कि किसी भी सेल का न्यूक्लियस एक्सट्रीमली डैमेज कर जाए, तो ये न्यूक्लियस से मैसेज आता है बाहर कि हमारा जेनेटिक मटेरियल डैमेज हो चुका है, अब इस सेल को एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, इसलिए इस सेल को किल कर दिया जाए। तो सेल अपने आप को डेथ कर लेती है, इसी को हम बोलते हैं एपोप्टोसिस। तो यानी कि अगर किसी सेल का फंक्शन ओवर हो जाता है या फिर उसका न्यूक्लियस एक्सट्रीमली डैमेज हो जाता है, जेनेटिक मटेरियल एक्सट्रीमली डैमेज हो जाता है, तो उस सेल की डेथ कर दी जाती है, इसको बोलते हैं एपोप्टोसिस, यानी कि प्रोग्राम्ड सेल डेथ। तो अगर ऐसा होता है तो डेथ करना ठीक है, लेकिन बिना किसी रीजन की वजह से सेल अपना डेथ कर ले, इसको रोकना होता है। तो इसको भी कौन रोकता है,
प्रोटो ऑन्कोजीन्स रोकते हैं, यानी एपोप्टोसिस को रोकते हैं, प्रोग्राम सेल डेथ को रोकते हैं। लेकिन म्यूटेशन की वजह से, किसकी वजह से? म्यूटेशन की वजह से, या फिर आप कह दीजिए जेनेटिक अल्टरेशन या एपिजेनेटिक अल्टरेशन की वजह से जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। वंस प्रोटो ऑन्कोजीन्स इज कन्वर्टेड इनटू द ऑन्कोजीन्स, अब क्या होता है, जो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो जो प्रोटीन बनाते हैं उनको बोलते हैं ऑन्कोप्रोटीन्स। अब ये ऑन्कोप्रोटीन्स जो हैं ये इन प्रोटो ऑन्कोजीन से प्रोड्यूस होने वाली जो प्रोटीन्स हैं उनसे अलग हैं। अब ये ऑन्कोप्रोटीन्स क्या करती हैं, ये प्रॉपर नॉर्मल ग्रोथ नहीं करवाती हैं। प्रोटो ऑन्कोजीन से बनने वाली जो प्रोटीन्स थी उनका काम क्या था? रेगुलेट सेल डिवीजन, रेगुलेट सेल ग्रोथ, यानी ये तो एक प्रॉपर सेल ग्रोथ करवाते थे, प्रॉपर सेल डिवीजन करवाते थे। लेकिन जो ऑन्कोजीन्स बने हैं उनसे जो ऑन्कोप्रोटीन्स बन रही हैं अब ये क्या करवाती हैं? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन और अनकंट्रोल्ड सेल डेथ करवाती हैं। बात समझाई? यानी प्रोटो ऑन्कोजीन में म्यूटेशन होकर ऑन्कोजीन बना और ऑन्कोजीन से क्या बनी? ऑन्कोप्रोटीन्स बनी, और ये ऑन्कोप्रोटीन्स क्या करवा रही हैं? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन एंड अनकंट्रोल्ड सेल डेथ करवा रही हैं, जिसकी वजह से ट्यूमर या कैंसर का फॉर्मेशन होता है। तो ऑन्कोप्रोटीन्स क्या है? ऑन्कोप्रोटीन्स वो प्रोटीन्स हैं जो ऑन्कोजीन से प्रोड्यूस होती हैं, और ये क्या करती हैं? जो हमारा नॉर्मल सेल रेगुलेटरी प्रोसेस है उसको डिस्टर्ब कर देती हैं, साथ ही साथ अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन कराती हैं, जिसकी वजह से कैंसर कॉज होता है। साथ ही साथ अगर कोई सेल डैमेज हो जाती है, अगर किसी सेल का न्यूक्लियस डैमेज होता है, तो हम क्या चाहते हैं कि इस सेल को खत्म कर दिया जाए। लेकिन इस सेल को हम कैसे खत्म कर सकते हैं? बाय एपोप्टोसिस। तो ये ऑन्कोप्रोटीन्स क्या करती हैं? इस एपोप्टोसिस की प्रोसेस को भी रोक देती हैं। यानी अगर कोई डैमेज सेल है, किसी सेल का जेनेटिक मटेरियल डैमेज हो चुका है, तो हम तो ये चाहते हैं कि वो डिस्ट्रॉय हो जाए, क्योंकि आगे वो फर्दर इनहेरिट होगी या आसपास की पड़ोसी सेल्स को भी अफेक्ट करेगी। तो हम चाहते हैं वो सेल खत्म हो जाए, एपोप्टोसिस हो जाए। लेकिन ये ऑन्कोप्रोटीन क्या करता है? डैमेज सेल जो है उनको नहीं किल होने देता है। तो एक तो अनकंट्रोल सेल डिवीजन करा रहा है, ऊपर से जिन सेल्स को मर जाना चाहिए था, जो डिफेक्टेड है, उनको मरने नहीं दे रहा है। तो क्या होगा? एक सेल्स की एक्स्ट्रा पॉपुलेशन जनरेट होगी, जिसको हम ट्यूमर या फिर कैंसर बोलेंगे। तो ये हमने बेसिक डिस्कस किया। अब हम आते हैं प्रॉपर डिटेल्ड स्टडी एंड डीप स्टडी ऑफ मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर। तो मैंने आपको बताया था कि जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर है, यानी वो कॉज जिसकी वजह से एक नॉर्मल सेल ट्यूमर सेल में कन्वर्ट हो रही है, तो उसका रीजन थे जेनेटिक अल्टरेशन और एपिजेनेटिक अल्टरेशन, यानी कि म्यूटेशन होना, जेनेटिक सीक्वेंस में चेंज होना, दूसरा जीन के एक्सप्रेशन ना कर पाना, जीन का प्रॉपर्ली एक्सप्रेशन ना कर पाना। ये दो रीजन है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ कैंसर के। अब यहां रॉबिन्स में एक लाइन ली गई है कि लाइन लिखी गई है कि नॉन लीथल जेनेटिक डैमेज लाइज एट द हार्ट ऑफ कार्सिनोजेनेसिस, कि कार्सिनोजेनेसिस का जो मेन कॉज है, जो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉज है कार्सिनोजेनेसिस का, वो है नॉन लीथल जेनेटिक डैमेज। अब इसका क्या मतलब है? तो ये सेल है, इस सेल का ये न्यूक्लियस है। अब इस न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें डैमेज हो चुका है। क्या हो चुका है? डैमेज हो चुका है। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर किसी सेल में के जेनेटिक मटेरियल में डैमेज होता है तो वो पहली कोशिश करती है रिपेयर करने की। क्या करने की? रिपेयर करने की। और अगर रिपेयर नहीं हो पाता है तो हम सेल की डेथ करवा देते हैं। नॉर्मली ऐसा होता है कि एपोप्टोसिस करवा देते हैं और सेल की डेथ करवा देते हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा जेनेटिक डैमेज है जिसमें न्यूक्लियस डैमेज भी हो पा रहा है, रिपेयर भी नहीं हो रहा है और सेल को मरने भी नहीं दिया जा रहा है, यानी कि न्यूक्लियस में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डैमेज हुआ है, अब डैमेज होने के बाद वो रिपेयर भी नहीं हो रहा है, और रिपेयर भी नहीं हो रहा है, और दूसरी की बात जो नॉर्मल ये होता है कि हम सेल की डेथ करवा देते हैं, वो सेल की डेथ भी नहीं हो पा रही है, यानी एपोप्टोसिस भी नहीं हो पा रही है, तो नॉन लीथल है, यानी सेल की डेथ नहीं हो रही है बट जेनेटिक डैमेज हो रहा है, और यही हमारा कारण बन जाता है कार्सिनोजेनेसिस का। क्योंकि जेनेटिक मटेरियल डैमेज होने की वजह से क्या होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, और एपोप्टोसिस ना होने की वजह से क्या होता है कि डिफेक्टेड सेल मरती भी नहीं है। तो एक तरह से सेल्स का कलेक्शन होता रहता है, मर नहीं रही है बट अनकंट्रोल्डली डिवाइड कर रही है, तो क्या होगा? ऑब्वियसली नंबर बढ़ेगा, ट्यूमर बनेगा। तो यही सबसे ज्यादा हर्ट है, मतलब कार्सिनोजेनेसिस का मोस्ट कॉमन कॉज है। अब इसको एकदम प्रॉपर्ली अगर सीक्वेंस वाइज देखें तो आपकी कोई नॉर्मल सेल थी, अगर आपकी कोई नॉर्मल सेल थी तो इसमें एक्वायर्ड रीजंस की वजह से आपके जो जेनेटिक मटेरियल है उसको हार्मफुल पहुंचा। अब वो एक्वायर्ड एजेंट्स क्या हो सकते हैं? कोई केमिकल हो सकता है, कोई रेडिएशन हो सकते हैं, कोई वायरस हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी जो नॉर्मल सेल है उसका जो डीएनए है वो इंपैक्ट हुआ है, यानी नॉर्मल सेल का डीएनए डैमेज हुआ है। अगर नॉर्मली हम क्या देखते हैं कि अगर कोई डीएनए डैमेज होता है तो उसको सक्सेसफुली रिपेयर कर लिया जाता है। डीएनए जहां डैमेज हुआ है वहां हमारी जो प्रोटीन्स हैं वो जाके उसको क्या कर देंगी? रिपेयर कर देंगी। बट मान लीजिए कि डीएनए डैमेज ऐसा हुआ है कि अब वो रिपेयर नहीं हो रहा है, यानी डीएनए रिपेयर नहीं हो रहा है। अब रिपेयर ना होने के भी रीजन होंगे। रिपेयर ना होने का रीजन यह हो सकता है कि जो रिपेयर करने वाली जो प्रोटीन्स है या रिपेयर करने वाले जो जीन्स है उन्हीं के अंदर म्यूटेशन हो गया है। या तो एक ये रीजन हो सकता है कि जो जीन या जो प्रोटीन्स ये रिपेयर करने वाली थी डीएनए को, उनके अंदर म्यूटेशन हो गया है। या फिर दूसरा रीजन ये हो सकता है कि ये पर्सन जिसकी ये सेल है
उसने अपने मदर फादर से म्यूटेटेड जीन रिसीव किया है, म्यूटेटेड जीन इनहेरिट किया है। यानी ये पर्सन जिसकी ये सेल है उसने अपने मदर फादर से म्यूटेटेड जीन इनहेरिट किया है, यानी वो जीन जो रिपेयरिंग कराएगा वो इसके पास म्यूटेटेड है, यानी इनहेरिटेड म्यूटेशन इन द जीन अफेक्टिंग डीएनए रिपेयर। इस पर्सन के पास ऐसा जीन इनहेरिट हुआ है इसके पेरेंट से कि वो म्यूटेटेड है, वो डीएनए रिपेयर नहीं कर सकता। अगर वो डीएनए रिपेयर नहीं कर सकता तो क्या देखने को मिलेगा कि आपकी जो सोमेटिक सेल्स होंगी उनका जो जीनोम होगा वो म्यूटेटेड होगा, यानी डीएनए रिपेयर ही नहीं हो पाएगा। रिपेयर नहीं हो पाएगा तो आपका जो जीनोम है उसमें आपको क्या देखने को मिलेगा, म्यूटेशन देखने को मिलेगा। अच्छा चलो रिपेयर नहीं कर पा रहा तो एक काम तो करवा दो, एपोप्टोसिस करवा दो। ये जो सेल जिसके अंदर डीएनए डैमेज हो चुका है इसकी डेथ करवा दो, एपोप्टोसिस करवा दो। लेकिन मान लीजिए अब जो एपोप्टोसिस कराने वाला जो जीन है उसके अंदर भी आपको क्या देखने को मिल गया, म्यूटेशन देखने को मिल गया कि उस जीन में म्यूटेशन हो रहा है और वो जीन भी सेल की डेथ नहीं करा रहा है। और जो जीन्स हमारी ग्रोथ को चेक करते थे, प्रॉपर ग्रोथ कराते थे, जिनको हम बोलते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन, क्या बोलते थे, प्रोटो ऑन्कोजीन, ये हमारी प्रॉपर सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन को चेक करते थे। इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स में भी म्यूटेशन होने की वजह से ये कन्वर्ट हो गए ऑन्कोजीन में। किसमें, ऑन्कोजीन में। तो अब ये प्रॉपर सेल ग्रोथ नहीं करवा रहे, तो ना एपोप्टोसिस हो रही है ना रेगुलेटरी सेल डेथ हो रही है। तो बेसिकली क्या होता है, जब आपके जीनोम में म्यूटेशन होगा तो उसकी वजह से आपका जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स होते हैं वो एक्टिवेट होकर किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट हो जाते हैं। बात समझ आ गई? आई रिपीट अगेन कि उस पर्सन के पास इनहेरिटेड म्यूटेशन मिला था किसमें, जीन अफेक्टिंग डीएनए रिपेयर, तो उसकी वजह से उसका जो डीएनए था वो रिपेयर नहीं हो पाया था। दूसरा, जो जीन एपोप्टोसिस करवाता था उसमें भी म्यूटेशन था, तो उसने एपोप्टोसिस नहीं करवाई, सेल की डेथ नहीं करवाई, तो जिसकी वजह से हमको क्या देखने को मिला कि जो प्रोटो ऑन्कोजीन्स थे वो किसमें कन्वर्ट हो गए थे, ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो गए थे। तो अब नॉर्मल ग्रोथ तो होगी नहीं, नॉर्मल सेल डिवीजन में सेल ग्रोथ तो होगी नहीं, क्योंकि प्रोटो ऑन्कोजीन किसमें कन्वर्ट हो चुके हैं, ऑन्कोजीन्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। दूसरा, इस म्यूटेशन की वजह से जो हमारा ट्यूमर सप्रेसर जीन था वो भी इनएक्टिवेट हो चुका है, यानी हमारी बॉडी में एक ट्यूमर सप्रेशन जीन होता है जो इस तरह के अनकंट्रोल सेल डिवीजन को रोकता है, तो इस म्यूटेशन की वजह से उसको भी सप्रेस कर दिया गया है। साथ ही साथ अल्टरेशन यानी कि जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से जो एपोप्टोसिस था उसको भी रोक दिया गया है। तो बेसिकली हुआ क्या है इस म्यूटेशन की वजह से कि आपका जो प्रोटो ऑन्कोजीन था जो नॉर्मल सेल ग्रोथ और सेल डिवीजन कराता था वो कन्वर्ट हो गया ऑन्कोजीन में, यानी अब ये क्या कराएगा, अनकंट्रोल सेल डिवीजन, अनकंट्रोल सेल ग्रोथ। दूसरा, जो ट्यूमर को रोकता था वो अब रोकेगा नहीं। तीसरा, जो सेल डेथ करवाता था वो सेल डेथ करवाएगा नहीं। तो आप ये क्या देख रहे हो कि अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो रहा है, ट्यूमर बनने से रोका नहीं जा रहा है और सेल्स की डेथ नहीं हो रही है। तो अल्टीमेटली आपको क्या देखने को मिलेगा, अनरेगुलेटेड सेल प्रोलिफरेशन, अनरेगुलेटेड सेल डिवीजन देखने को मिलेगा। एपोप्टोसिस डिक्रीज हो जाएगी तो आपको एक लार्ज नंबर में क्लोनल एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, यानी जिस सेल में म्यूटेशन हुआ था वो रिपीटेड अनकंट्रोल सेल डिवीजन करेगी और अपने जैसी सेल्स का क्या बना देगी, एक क्लोन बना लेगी, एक गुच्छा बना लेगी और बहुत सारी सेल्स बना लेगी अपनी जैसी। ठीक है, एक पॉपुलेशन क्रिएट कर लेगी क्लोन्स की। जिस सेल में म्यूटेशन हुआ था वो क्लोनल एक्सपेंशन करेगी, बहुत सारी सेल्स बना लेगी अपनी जैसी म्यूटेटेड। ठीक है, चलो यहां तक बात क्लियर होगी। अब देखो ये जो क्लोनल एक्सपेंशन हुआ है ये बेसिकली क्या है, एक तरह का ट्यूमर है। अभी ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, ध्यान से सुनना, अभी हम ट्यूमर पे हैं, अभी ये कैंसर में कन्वर्ट नहीं हुआ है, अभी कन्वर्ट होगा। तो आपके पास क्या आ गया, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन होने की वजह से आपके पास एक सेल्स का बंच आ गया, पॉपुलेशन आ गई, जिसको हम बोले क्लोनल एक्सपेंशन। क्या बोल रहे हैं, क्लोनल एक्सपेंशन। ठीक है, तो ये क्लोनल एक्सपेंशन आ गया। अब एक बात है कि ये इतनी सारी सेल्स हैं, इनको जिंदा रहने के लिए खाना पीना सब कुछ चाहिए, एयर वगैरह सब चाहिए। तो इसलिए इस जो क्लोनल एक्सपेंशन हुआ है इसमें हमको देखने को मिलती है एंजियोजेनेसिस, यानी वस्कुलर सप्लाई देखने को मिलती है, ब्लड वेसल का कनेक्शन देखने को मिलता है, जिसकी वजह से इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन और एयर वगैरह मिल पाती है, जिसकी वजह से ग्रो कर पाते हैं अपने साइज में, प्रॉपरली सेल डिवीजन कर पाते हैं। इसके अलावा इस क्लोनल एक्सपेंशन में आपको पता है जो सेल्स हैं वो कैसी हैं, म्यूटेटेड। और जब म्यूटेटेड सेल्स हैं तो वो और ज्यादा प्रोन होती हैं अदर म्यूटेशंस के। तो इसकी वजह से इन म्यूटेटेड सेल्स में हमको एडिशनल जेनेटिक म्यूटेशन और देखने को मिलते हैं, जिनको हम ड्राइवर्स म्यूटेशन कहते हैं। कहते हैं कि इंसान को एक बीमारी थी, उसने उसका इम्यून सिस्टम वीक किया और उसको और बीमारी हो गई। तो इस म्यूटेटेड सेल्स में हमको एडिशनल जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिलते हैं। उसका रीजन है कि ये बहुत ज्यादा रैपिडली सेल डिवीजन कर रही है, और जब बहुत ज्यादा रैपिडली सेल डिवीजन कर रही है तो प्रॉपरली जो चेक पॉइंट्स थे वो फॉलो नहीं हो रहे हैं, तो जिसकी वजह से एक प्रॉपरली रेगुलेटेड चीजें नहीं हो रही हैं, जिसकी वजह से हमको एडिशनली और ज्यादा जेनेटिक म्यूटेशन देखने को मिल रहे हैं। क्योंकि ये बेसिकली क्या है, एक जेनेटिकली अनस्टेबल सेल है जो डिवाइड कर रही है।
और इन एडिशनल जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से हम किसकी तरफ बढ़ रहे हैं? फ्रॉम ट्यूमर वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द कैंसर। अब बहुत ज्यादा म्यूटेटेड सेल्स अगर प्रोड्यूस हो रही हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, और ये सेल्स जो हैं वो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो करती हैं, क्योंकि हमारी नॉर्मल सेल्स थी, उनका नॉर्मल जेनेटिक मटेरियल था, हमारी बॉडी उससे इंट्रोडक्टरी थी, परिचय था उनसे। लेकिन अब जो नई सेल्स बनी है इनमें एक डिफरेंट जेनेटिक मटेरियल बनके तैयार हो रहा है, तो अब जो हमारा इम्यून सिस्टम है उनके लिए ये सेल्स क्या बन जाती है? एंटीजेनिक प्रॉपर्टी शो करने लगती है। तो हमारा ये कैंसर इतना चालाक होता है कि ये अपने आप को इस हमारी इम्यूनिटी से भी सेव कर लेता है, अपने आप को हमारी इम्यूनिटी से भी बचा लेता है। कैसे बचा लेता है? तो इसको बचाने के इसके पास 3 तरीके हैं, और भी ज्यादा तरीके हैं। 3 मेन तरीके जो हैं वो ये हैं कि इम्यून चेक पॉइंट मॉलिक्यूल बना लेता है। यानी कि एक होता है ना कि आपको किसी देश में घुसना है तो आप एक फर्जी आई कार्ड बना लीजिए। तो जो कैंसर सेल्स होती हैं ये कुछ प्रोटीन्स रिलीज करती हैं, लाइक PDL1, CTLA4। अब ये प्रोटीन्स क्या करती हैं? इम्यून रेस्पॉन्स को सप्रेस कर देती हैं, क्योंकि जो चेक पॉइंट वाले बंदे हैं, जो चेक पॉइंट वाले जो पुलिसमैन हैं, वो बेसिकली टी सेल्स हैं। तो ये जो टी सेल के जो रिसेप्टर्स होते हैं जो चेक करेंगे उनको इनहिबिट कर देता है। तो आइडेंटिटी कार्ड चेक करने वाले हैं टी सेल के रिसेप्टर्स, उनको क्या कर देता है? इनहिबिट कर देता है बाय रिलीजिंग प्रोटीन PDL1 एंड CTLA4। दूसरा, इन कैंसर सेल्स के ऊपर जो एंटीजेंस होते हैं जो संदेश दे सकते हैं इम्यून सेल्स को, मैसेज भेज सकते हैं इम्यून सेल्स को कि हम आउटसाइडर्स हैं या हम एक तरह से अलग हैं बाकी नॉर्मल सेल्स से। तो ये जो एंटीजन है जो सिग्नल भेज सकते हैं इम्यून सिस्टम को, उन सिग्नल्स की मास्किंग कर देते हैं ताकि हमारा इम्यून सिस्टम आइडेंटिफाई ना कर पाए और अटैक ना कर पाए। थर्ड थिंग, ट्यूमर अपने आसपास इम्यूनोसप्रेसिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर लेता है बाय रिलीजिंग सम इम्यूनोसप्रेसिव साइटोकाइंस। तो इस तरीके से ये हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उससे भी अपने आप को प्रिवेंट कर लेता है। यानी अभी हमारी इम्यूनिटी से भी बच गया। अभी हमारी इम्यूनिटी से बच गया तो ये क्या करेगा? ट्यूमर प्रोग्रेस करेगा, और प्रोग्रेस करके ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? मैलिग्नेंट न्यूप्लाज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी अब हम कैंसर की तरफ एकदम तैयार हैं, कैंसर बन चुके हैं। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर कैंसर डेवलप होता है तो क्या होता है? जो बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है वो इंटैक्ट नहीं रहती है, वो ब्रेक डाउन हो जाती है। और बेसमेंट मेम्ब्रेन जब इंटैक्ट नहीं रहती है, ब्रेक डाउन कर जाती है, तो फिर जो सेल्स होती हैं वो प्रोलिफरेट करके अदर बॉडी पार्ट्स की तरफ मूव करने लगती हैं, और ये अपने सराउंडिंग एरियाज में भी ट्यूमर क्रॉस करती हैं, और साथ ही साथ दूसरी जगह पे जाके भी सेकेंडरी ट्यूमर का फॉर्मेशन करती हैं। अपने सराउंडिंग में इन्वेड करना इन्वेजन कहलाता है, लोकल इन्वेजन कहलाता है, लेकिन किसी दूसरी जगह पे जाके कैंसर कॉज करना, सेकेंडरी ट्यूमर कॉज करना क्या कहलाता है? मेटास्टेसिस कहलाता है। और अगर कोई ट्यूमर मेटास्टेसिस शो कर रहा है तो ये मोस्ट रिलायबल साइन होता है मैलिग्नेंसी का, या फिर मोस्ट रिलायबल साइन होता है कैंसर का, कि पर्सन के अंदर कैंसर डेवलप कर चुका है। सो दिस वाज द मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ द कैंसर। ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।